नमस्कार दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल साइंस बाय सिलोद में। तो चलिए बच्चों, सरस्वती माता और परमपिता परमात्मा का आशीर्वाद लेकर वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमारी आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन है, जल में साबुन के कोलाइडी कण होते हैं। तो कोलाइडी कण है बच्चों, ये कारण नहीं है। तो कोलाइडी कण का अर्थ होता है कोलाइडल पार्टिकल। कोलाइडी कण को क्या कहा जाता है इंग्लिश में? कोलाइडल पार्टिकल। कि वो पूछता है कि आपके जो साबुन के कोलाइडल पार्टिकल होते हैं जल के अंदर, उन पर आवेश कैसा होता है? तो वो आपके ऋण आवेशित होते हैं। कैसे होते हैं? ऋण आवेशित। कैसे होते हैं बच्चों, बता देता हूँ। साबुन ये होती है बच्चों RCOONA, ऐसी फंक्शनिंग होती है साबुन के अंदर। जैसे टूटता है तो Na और पॉजिटिव और O नेगेटिव, ये भाग पानी में घुल जाता है, पानी में जमा जाता है और ये हिस्सा काम करता है। तो ये जो आपका साबुन का नेगेटिव पोर्शन है, ऋणात्मक भाग है, ये क्या बनाता है? ये बनाता है आपकी मिसेल। क्या बनाता है? मिसेल तैयार करता है बच्चों। और एक मिसेल अणु बनने के लिए कम से कम साबुन के कितने अणुओं की आवश्यकता होती है? 100 अणुओं की आवश्यकता होती है। और जिस ताप पर ये 100 अणु इकट्ठे होकर मिसेल बनाते हैं, यानी मिसेल की जो एक निश्चित सांद्रता होती है, जिसे हम क्या कहते हैं? क्रिटिकल मिसेल कंसंट्रेशन। क्या कहते हैं? क्रिटिकल मिसेल कंसंट्रेशन। कि साबुन के घोल के कारण जो एक निश्चित सांद्रता पर मिसेल का निर्माण होता है, वो आपकी मिसेल क्या कहलाती है और वो सांद्रता क्या कहलाती है? तो उस सांद्रता का नाम रखा गया है क्रिटिकल मिसेल कंसंट्रेशन। क्रिटिकल का मतलब होता है क्रांतिक, मिसेल और सांद्रता। तो क्रांतिक मिसेल सांद्रता कहा जाता है जिस पर साबुन से मिसेल बनती है। और साबुन जो है सफाई का काम करती है, क्लीनिंग एक्शन करती है। यानी आपके पास जो भी सफाई का काम करेगी, निर्मल जन का काम करेगी साबुन, तो वो किसके कारण करती है? मिसेल बनने के कारण करती है। मिसेल जो है साबुन या ग्रीस या क्या कि मिट्टी के जकड़े पार्ट को बाहर निकालती है। तो साबुन के घोल में साबुन के कणों पर आवेश कैसा बनता है? कोलाइडी कण जो बनते हैं वो कैसे होते हैं? ऋण आवेशित होते हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कोहरा निम्न में से किस प्रकार के कोलाइडी सिस्टम का उदाहरण है? कोहरा होता है फॉग, जैसे फॉग जो बनता है वो आपके किस कोलाइडी सिस्टम का उदाहरण है? तो उसमें द्रव किस में समा जाती है? गैस में। तो आपके पास जो कोलाइडी सिस्टम बनते हैं वो 8 तरह के बनते हैं, जिसमें पदार्थ की दोनों अवस्थाओं का प्रयोग किया जाता है। बस एक नहीं बनता, कौन सा? गैस जमा गैस। ये आपका कोलाइडी सिस्टम तैयार नहीं होता। क्यों? क्योंकि इसके कणों का जो आकार है वो कोलाइडी कणों के आकार में निश्चित नहीं बैठता। तो चलिए, आपके पास जो क्वेश्चन पूछा गया, कोहरा निम्न में से किस कोलाइडल सिस्टम का उदाहरण है? तो वो आपका द्रव का गैस में है, यानी लिक्विड का किस में है? गैस में। तो जो कोलाइडल सिस्टम बनता है फॉग, वो आपका किस से जुड़ा हुआ है? वो आपका लिक्विड प्लस गैस से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, विटामिन ए क्या कहलाता है? विटामिन ए क्या कहलाता है? रेटिनॉल। विटामिन ए का रासायनिक नाम जो है वो क्या आपका? रेटिनॉल। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विटामिन सी हमारे पास क्या है? विटामिन सी हमारे पास एस्कॉर्बिक एसिड होता है, एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। चलिए, अब आता है लैक्टिक अम्ल में कायरल कार्बन की संख्या कितनी होती है? तो वैसे आपके पास यहाँ कार्बन की संख्या कितनी होती है? एक। कायरल कार्बन का अर्थ क्या होता है यहाँ पर? कि जो आपके पास लैक्टिक एसिड होता है वो ये होता है बच्चों कि CHOH और COOH। तो आपके पास ये जो कार्बन है कितने भिन्न समूहों से जुड़ा हुआ है? 1, 2, 3 और एक इसके साथ क्या है? हाइड्रोजन। यानी ऐसा कार्बन जो 4 भिन्न समूहों से जुड़कर अपनी जो आपकी मिरर इमेज है, दर्पण जो चित्र है उसका, वो समान ना हो, यानी मिरर इमेज सुपर इम्पोजेबल है ना हो, तो वो कार्बन क्या कहलाता है? कायरल कार्बन। यानी ऐसा कार्बन जिसके पास दोनों समूह या चारों समूह भिन्न हो, ऐसे लिखा जाता है इसको। जैसे ये कार्बन था, इसके ऊपर क्या लगा हुआ है आपका? OH। इसके इधर क्या लगा हुआ है? CH3। एक क्या लगा हुआ है? H। और एक क्या लगा हुआ है? COOH। ये आपकी संरचना है किसकी? लैक्टिक अम्ल की। और लैक्टिक अम्ल में कायरल कार्बन की संख्या पूछी जाए तो कितनी है अपने पास? 1 है। अब दूसरी बात, लैक्टिक अम्ल आपका
पैदा होता है तो वो पैदा होने के बाद मानव शरीर में कहाँ पर जमा होता है, मांसपेशियों में जमा होता है, और जिसके कारण जब हम कोई कठोर परिश्रम करते हैं उसके पश्चात वहाँ हमें अकड़न होती है, पेन होता है। तो ये आपके पास किसके कारण होता है, लैक्टिक एसिड के कारण होता है। और वैसे दही में भी बनता है क्या, लैक्टिक एसिड किसके कारण बनता है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के कारण बनता है। चलिए अब आता है स्टार्च की मोनोमर यूनिट क्या है। मोनोमर का मतलब होता है एकलक इकाई क्या है जिससे स्टार्च का निर्माण होता है। तो आपके पास ग्लूकोज से होता है। स्टार्च की जो एकलक इकाई है वो क्या होती है, ग्लूकोज होती है। और ग्लूकोज से निर्माण होता है किसका, स्टार्च का, जिसे पादप संचित करते हैं। तो पहले प्रकाश संश्लेषण के कारण आपके पास कौन सी प्रक्रिया बैठती है बच्चों, एक सेकंड। चलिए अब आता है आपके पास प्रकाश संश्लेषण जो होता है बच्चों, जिसमें निर्माण पहले किसका होता है, जल और कार्बन डाइऑक्साइड और सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा के कारण ग्लूकोज बनता है C6H12 और क्या बनता है, O6। ये निर्माण होता है और उसके बाद आपके पास स्टार्च का निर्माण होता है C5H10O5 और इसके साथ कितनी इकाइयाँ बैठती है आपकी, N। तो ये निर्मित होता है बच्चों आपके पास क्या है, स्टार्च का निर्माण। तो स्टार्च निर्मित होता है। स्टार्च एक कैसा है, एक पॉलीसैकेराइड है और इसे हम क्या कहेंगे, कार्बोहाइड्रेट। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ग्लूकोज की वलय संरचना में कायरल कार्बन की संख्या कितनी है। ये कायरल है बच्चों, तो कायरल कार्बन की संख्या कितनी होती है। ग्लूकोज के रिंग में 4 कायरल कार्बन होते हैं। ग्लूकोज की जब रिंग स्ट्रक्चर बनाई जाती है तो ये होती है बच्चों यूँ, और रिंग में एक मौजूद होता है कौन, ऑक्सीजन, यूं बनती है। तो 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 और ये होता है 5वां। लेकिन इसमें कायरल पूछे हैं, कायरल का मतलब जिसके साथ संरचना बनती है, तो वो कितने होते हैं इसमें, 4। तो कायरल कार्बन की संख्या कितनी होती है ग्लूकोज में, 4 होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, निम्न में से संघनन बहुलक है। तो निम्न में से जो संघनन बहुलक है इंग्लिश में बोलते हैं उसे कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। तो कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन में इनमें से कौन सा बनता है। तो देखो टेफ्लॉन है, पॉलीस्टायरीन है और जो पीवीसी है, जिनके आगे वर्ड जो लगता है पॉली, पॉली वाले कभी भी कंडेंसेशन से नहीं बनाए जाते। ये ज़्यादातर किससे बनाए जाते हैं, एडिशन पॉलीमराइजेशन यानी संयोजक बहुलकता से बनाए जाते हैं। संयोजक बहुलक कहा जाता है इन्हें। और दूसरे संघनन, संघनन का अर्थ है जिसमें एक इकाई दूसरी इकाई से क्रिया करती है और वहाँ से किसी अणु का निष्कासन करती है, तो वो आपके पास क्या कहलाता है, संघनन बहुलक। यानी जैसे आपके पास नाइलॉन 6,6 बनता है, जैसे आपके पास नाइलॉन है 6,6 बनता है, इसमें एडिपिक एसिड और हेक्सामिथाइलिन डाइमाइन से बनता है, लेकिन साथ में उत्पाद पैदा होता है क्या, जल। तो जिसमें साथ में उत्पाद पैदा होता है उसको क्या कहा जाता है, संघनन बहुलक। और उसमें क्या बनता है आपका, डेक्रोन। तो डेक्रोन आपके पास क्या चीज़ है, एक संघनन बहुलक है। और इसमें जो टेफ्लॉन है, टेफ्लॉन आपके पास क्या माना जाता है, ये होता है टेफ्लॉन CF2 डबल बॉन्ड CF2। इसकी N इकाई का प्रयोग करके क्या बनाया जाता है, टेफ्लॉन। और ऐसे ही पॉलीस्टायरीन है, पोली PVC, PVC क्या होती है, पॉलीविनाइल क्लोराइड होती है। क्लियर। चलिए आगे चलते हैं, प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है। जो आपके पास नेचुरल रबड़ है उसका बहुलक, यानी नेचुरल रबड़ किसका बहुलक माना जाता है, यानी एक तरह से पॉलीमर है प्राकृतिक रबड़, तो वो किसका माना जाता है, उसमें एकलक इकाइयाँ क्या होती है, तो वो होती है बच्चों आइसोप्रीन। और कौन सी आइसोप्रीन होती है, सिस आइसोप्रीन बोला जाता है इसे। क्या बोला जाता है, सिस आइसोप्रीन। एक नियोप्रीन होता है, नियोप्रीन आपका संश्लेषित या कृत्रिम रबड़ कहा जाता है। तो याद रखना आपके पास जो आइसोप्रीन होती है वो क्या चीज़ होती है, तो वो 1,3 ब्यूटाडाइन होती है। क्या होती है, 1,3 ब्यूटाडाइन कहा जाता है इसे। तो 1,3 ब्यूटाडाइन आपके पास नियोजन करती है किसका, आइसोप्रीन का। और इसमें मिथाइल ग्रुप होता है, तो क्या होता है हमारे पास 2 मिथाइल 1,3 ब्यूटाडाइन पूरा नाम होता है इसका, याद रखना। मैंने सीधा 1,3 ब्यूटाडाइन लिखा है, तो पूरी स्ट्रक्चर ये होती है इसकी, 2 मिथाइल
1,3-ब्यूटाडाइन बोला जाता है किसको? आइसोप्रीन को। तो ये होती है बच्चों, पूरा नामांकन होता है आइसोप्रीन का। और अगर यहाँ पर क्लोरीन लग जाए मिथाइल की जगह तो ये नियोप्रीन बन जाएगा। तो नियोप्रीन क्या होता है? नियोप्रीन के लिए इसकी स्ट्रक्चर बता देता हूँ। जैसे आपके पास होता है CH2 डबल बॉन्ड C, और ऊपर लगा होता है आपका CH3, और साथ में होता है बच्चों CH, और फिर होता है डबल बॉन्ड CH2। ये होती है स्ट्रक्चर आपकी 1,3-ब्यूटाडाइन के साथ आइसोप्रीन की। तो इसे कहा जाता है आइसोप्रीन स्ट्रक्चर। और इसके साथ अगर यूँ लिख दिया जाता है CH2 डबल बॉन्ड C, ऊपर Cl आ जाए, CH और डबल बॉन्ड CH2 लगा दे, ये आपके पास स्ट्रक्चर किसकी बन जाती है? नियोप्रीन के लिए। इसका नाम है 2-क्लोरो-1,3-ब्यूटाडाइन, यानी 2-क्लोरो-1,3-ब्यूटाडाइन जो है 2-क्लोरो, लिख देता हूँ 2-क्लोरो और 1,3-ब्यूटाडाइन आ जाए, 1,3-ब्यूटाडाइन। तो ये आपके पास क्या चीज़ होती है? 2-क्लोरो-1,3 जो ब्यूटाडाइन है, ये आपका एकलक माना जाता है किसका? नियोप्रीन का। और अगर जो मिथाइल लगाई है हमने 2 नंबर पे, तो 2-मिथाइल-1,3-ब्यूटाडाइन आ जाए, वो एकलक किसका है? प्राकृतिक रबड़ का, आइसोप्रीन का। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सलोल क्या है? तो सेलोल क्या होती है आपकी? फिनाइल सैलिसाइलेट बोलते हैं इसे बच्चों। क्या कहा जाता है इसको? फिनाइल सैलिसाइलेट। इसका नाम जो है वो है फिनाइल सैलिसाइलेट। तो फिनाइल जो सैलिसाइलेट है, फिनाइल सैलिसाइलेट क्या काम आती है? तो फिनाइल जो सैलिसाइलेट है बच्चों आपके पास, ये एक तरह से एंटीसेप्टिक होती है। तो एंटीसेप्टिक का अर्थ होता है रोगाणुरोधक, यानी सेलोल किसके रूप में प्रयोग की जाती है? रोगाणुरोधक के रूप में, एंटीसेप्टिक के रूप में। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से किसके द्वारा आंख के लेंस उत्पादित किए जाते हैं? तो आंख के जो लेंस बनाए जाते हैं, आई लेंस जो प्रोडक्शन किया जाता है, वो किससे किया जाता है? PMMA से किया जाता है। और इसमें जो ब्यूना S आया हुआ है, ये च्युइंगम रबड़ है, यानी इसे हम च्युइंगम रबड़ कहते हैं। तो च्युइंगम जो रबड़ है आपका, वो कौन सा होता है? ब्यूना S होता है, याद रखना फॉर नॉलेज। और नेक्स्ट आपको बता देते हैं इसके लिए कौन सा यूज होता है? PMMA। तो इस PMMA का अर्थ होता है, P का अर्थ होता है बच्चों पॉली, और फिर आप ब्रैकेट लगा लो, M का मतलब होता है मिथाइल, और फिर आगे M फिर है, उसका मतलब होता है मिथ, और फिर जो A है उसका मतलब होता है एक्राइलेट। यानी इसका जो पूरा नाम बनता है वो बनता है पॉलीमिथाइल मिथ एक्राइलेट। हिंदी में भी लिख देता हूँ। तो आपके पास जो PMMA का पूरा नाम होता है वो होता है आपका पॉलीमेथिल, ऐसे लिखा जाता है पॉलीमेथिल मैथ एक्राइलेट, मैथ एक्राइलेट ऐसे लिखा जाता है बच्चों आपके पास किसका नाम? PMMA का। तो आपके पास आंख के जो लेंस का उत्पादन किया जाता है वो किसके लिए किया जाता है? किस से किया जाता है? तो पॉलीमेथिल मैथ एक्राइलेट से किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, निम्न में से कौन सी बुखार को कम करती है? तो देखो एनाल्जेसिक जो होती है इसे हम पेन किलर कहते हैं, यानी एनाल्जेसिक जो होती है वो कौन सी होती है हमारे पास? पेन किलर। पेन किलर का अर्थ यहाँ पे है दर्द निवारक। नंबर 2 आपके पास एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक क्या होती है? प्रतिजैविक होती है, जो जीवाणुरोधी होती है, यानी इसे हम क्या कहते हैं? प्रतिजैविक, जो जीवाणुओं के विरुद्ध कार्य करती है, जीवाणुओं के रोगों से क्या निजात दिलाती है। उसके बाद आती है एंटीपायरेटिक, ये होती है बुखार को कम करना। तो बुखार को कम करने वाली या मनुष्य शरीर के तापमान को संतुलित करने वाली कौन सी औषध होती है? तो मनुष्य शरीर के तापमान को कंट्रोल करने वाली औषध है वो एंटीपायरेटिक होती है। इसे जवरनाशी भी कहा जाता है, हिंदी में इसका नाम है जवरनाशी। हिंदी में इसका नाम क्या रखा जाता है? जवरनाशी। तो चलिए अब हमारे पास है ट्रैंक्विलाइज़र। ट्रैंक्विलाइज़र आपके पास क्या काम करती है? स्लीप पिल तैयार करती है। ट्रैंक्विलाइज़र जो है वो क्या तैयार करती है? स्लीप पिल। जैसे क्या है कि बौद्रेशन हो, मानसिक विकार हो, तो मानसिक विकारों को दूर करने के लिए कौन सी औषध प्रयोग की जाती है? ट्रैंक्विलाइज़र्स। और इसके साथ एक बच्चों इम्पोर्टेंट मेडिसिन आती है जिसका नाम है AZT, जो किसके लिए यूज़ होती है? एड्स के लिए। एड्स के लिए खास दवाई है ये बच्चों जो सबसे पहले प्रयोग की जा रही है, AZT, एजिडोथाइमिडीन बोलते हैं इसे, एजिडोथाइमिडीन। तो
एजिडोथाइमिडीन किसके काम आती है? विषाणु निवारक है ये, एड्स के प्रति काम करती है, रिबावायरिन भी करती है। चलिए अब आता है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, पेनिसिलिन क्या है? तो पेनिसिलिन आपकी क्या है? एंटीबायोटिक, जिसे सबसे पहले बनाया किसने था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने बनाया था। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने जो तैयार की वो किस से की थी? पेनिसिलियम नोटेटम से, यानी कवक से तैयार की थी सबसे पहली पेनिसिलिन जो एंटीबायोटिक है। एस्प्रिन क्या है? तो एस्प्रिन आपकी जवरनाशिक होती है, प्लस ये आपकी एनाल्जेसिक भी होती है, दोनों याद रखना, और प्लस तीसरा इन्फ्लेमेटरी भी होती है, इन्फ्लेमेटरी। ये तीनों काम करती है बच्चों, यानी आपके पास अंदर जो आपकी जलन, गोलियां लेने से जो आपके आमाशय में जलन होती है, स्टोमक में जलन होती है, उसे भी कंट्रोल करती है ये, और दूसरा एनाल्जेसिक होती है, तीसरा ये आपके एंटीपायरेटिक होती है। तो एंटी इन्फ्लेमेटरी होती है, एनाल्जेसिक होती है, एंटीपायरेटिक होती है। तो आपके पास ये तीन काम करती है। एस्प्रिन जो मेडिसिन है, एस्प्रिन का फॉर्मूला ये होता है बच्चों, एस्प्रिन का फॉर्मूला लिख देता हूँ, COOH, और इसके साथ C डबल बॉन्ड O, और यहाँ O और CH3, ये होती है आपके पास एस्प्रिन। तो दोबारा से लिख देता हूँ, ऐसे आएगा, सैलिसाइलिक एसिड से बनाई जाती है, ऊपर होता है COOH, और यहाँ होता है O, फिर C डबल बॉन्ड O, और फिर उसके आगे होता है CH3। ये होती है आपके पास एस्प्रिन। एस्प्रिन को बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? याद रखना, सैलिसाइलिक एसिड का प्रयोग किया जाता है। किसको बनाने के लिए? एस्प्रिन को बनाने के लिए। और एस्प्रिन आपकी जवरनाशी भी होती है, नंबर 1। नंबर 2 आपके पास दर्द निवारक भी होती है। नंबर 3 प्रति एलर्जिक होती है ये, यानी स्टोमक के अंदर आपके पास अम्ल के स्त्रावण को भी रोकने का काम है करती है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्सेनिक औषधियों का मुख्यतः किसके उपचार में उपयोग किया जाता है? तो गनोरिया डिसीज़ के लिए किया जाता है आर्सेनिक औषधियों का। तो आर्सेनिक जो एंटी कोलाइडल सोल जो बनते हैं उनका उपचार किस बीमारी के लिए करता है वो? तो गनोरिया का उपचार करता है। गनोरिया का उपचार पूछ ले कि किस औषध से किया जाता है? तो आर्सेनिक कोलाइडी विलियन से किया जाता है। आगे आती है डेटॉल में क्या है? तो डेटॉल में हमारे पास वर्ड आगे तो याद रखना है बच्चों, क्लोरो होता है, पीछे याद रखना ट्रपियोनॉल होता है। तो जब भी डेटॉल की बात आ जाए, डेटॉल क्या काम करती है? एंटीसेप्टिक होती है, पुत्तिरोधी बोलते हैं इसे, एंटीसेप्टिक। ठीक है, तो एंटीसेप्टिक का काम करती है, पुत्तिरोधी का काम करती है। तो आपके पास क्लोरो जाइलिनियोल और ट्रपियोनॉल होते हैं, दो घटक होते हैं, क्लोरो जाइलिनियोल और ट्रपिनियोल, दोनों क्या माने जाते हैं? घटक माने जाते हैं किसके? डेटॉल के। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, विद्युत द्विध्रुव, विद्युत का मतलब होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल, द्विध्रुव का इंग्लिश में मतलब होता है डाइपोल। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की SI यूनिट क्या होती है? तो इलेक्ट्रिक द्विध्रुव आघूर्ण का SI मात्रक, इसको हिंदी में इंग्लिश में लिखें तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की इकाई क्या होती है? तो वो होती है आपके पास कूलम मीटर। कैसे होती है? इसका फार्मूला होता है बच्चों कि जो हम इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट निकालते हैं, P से डिनोट किया जाता है इसको, और हमारे पास क्या लिखा जाता है? क्यू गुणा में 2L। तो ये लिखा जाता है, क्यू है आवेश आपका, L आपकी क्या होती है? द्विध्रुव की लंबाई होती है। तो आपके पास कभी क्वेश्चन आ जाए कि द्विध्रुव निकालना है जिसमें आपके पास आवेश इतना है और दो आवेशों के मध्य लंबाई इतनी है, तो आप लिखोगे चार्ज और गुणा में 2L। तो ये आपके पास क्या मिलती है? डाइपोल मोमेंट की वैल्यू मिलती है। तो अब देखिए इकाई क्या बनेगी इसकी, हमने लिखा है P इज इक्वल टू क्यू इंटू में 2L। क्यू क्या? आपका आवेश, आवेश की इकाई होती है कूलम, लेंथ की इकाई क्या होती है? लंबाई की मीटर। तो आंसर क्या बनता है? कूलम है मीटर। तो ये आपका आंसर है, कूलम मीटर आपकी इकाई होती है किसकी? द्विध्रुव की आघूर्ण की। चलिए, विद्युत आवेश का SI मात्रक क्या है? तो विद्युत आवेश का SI मात्रक क्या होता है? कूलाम, यानी जिसको डिनोट किससे किया जाता है? कैपिटल है C से किया जाता है। क्लियर? इसमें क्वेश्चन है तो वोल्ट, वोल्ट किसकी इकाई होती है? विभवांतर की होती है। जो नीचे नीचे दे रखा है, विभवांतर की इकाई वोल्टेज होती है, या आपको लिख दे विभव, विभव की इकाई पोटेंशियल की, तो वो भी क्या होती है? वोल्ट। एम्पियर किसकी इकाई होती है? करंट की, विद्युत धारा की। और विभवांतर क्या है? भौतिक राशि है जिसकी इकाई क्या होती है? वोल्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान होगा। तो जैसे किसी वस्तु को हम आवेशित करते हैं तो दो तरीके से होती है, एक तो उसे इलेक्ट्रॉन प्रदान करें हम, तो उस पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है, तो जिससे उसका द्रव्यमान बढ़ता है। दूसरा आपके पास
एक वस्तु से हम इलेक्ट्रॉन निकाल दें तो उस पर आवेश कैसा पैदा होगा, धनात्मक, तो जिससे उसका द्रव्यमान घटता है। तो आपका आवेशन दो तरीके से होता है, धनात्मक और ऋणात्मक। तो आपका द्रव्यमान बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है, बढ़ या घट सकता है, दोनों कंडीशन, इंक्रीज और डिक्रीज। कि जब हम किसी बॉडी को चार्ज क्वांटिटी में लेके आते हैं तो उसका मास होगा, तो डिक्रीज एज वेल एज इंक्रीज। चलिए, किसी वस्तु पर आवेश की न्यूनतम मात्रा कम नहीं हो सकती, कि किसी वस्तु पर आवेश की जो न्यूनतम मात्रा है वो कम नहीं हो सकती, यानी मिनिमम चार्ज क्वांटिटी ऑन अ बॉडी नॉट लेस देन इट, यानी मिनिमम जो चार्ज क्वांटिटी है चार्ज की किसी बॉडी पर वो एक कम नहीं हो सकती। किस क्वांटिटी से? वो इससे कम नहीं हो सकती 1.6 10⁻⁻19 कूलम। क्यों? क्योंकि ये एक छोटे से छोटे कण का आवेश है। एक इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है कितना? 1.6 10⁻⁻19 कूलम। और ये जो लिख रखा है ना 3.2 गुणा 10⁻⁻19, ये किसके लिए प्रयोग किया जाता है? ESU के लिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट के लिए किया जाता है, जिसे स्टेट कूलम कहते हैं। अगर आपसे पूछ ले कि आवेश का इकाई मात्रक CGS सिस्टम में, CGS यूनिट में क्या होता है? स्टेट कूलम होता है, जिसे हम ESU की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट सिस्टम। ESU का अगर फुल फॉर्म पूछे आपसे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक सिस्टम ऑफ यूनिट है ये। चलिए, इसके बाद क्या है कि हमारे पास क्वेश्चन ये बनता है कि एक कूलम में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? एक कूलम में इलेक्ट्रॉन होते हैं 6.25 गुणा 10 की कितनी होती है? 18। इतने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं किस में? एक कूलम। वो कह सकता है कि एक कूलम आवेश को बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है? इतने इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है। चलिए, डिबई मात्रक है किसका? तो डिबई किसका मात्रक होता है? डिबे बोलते हैं इसे, DEBYE। तो डिबे का मतलब होता है, ये जो इकाई मात्रक होता है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का होता है। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का मतलब होता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का, यानी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की इकाई क्या होती है? डिबे होती है, डिबाई होती है। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है? विद्युत क्षेत्र क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? फोर्स पर यूनिट चार्ज होता है। याद रख लेना कि जो आपकी वैद्युत क्षेत्र होती है वो बल प्रति इकाई होता है। क्या होता है? बल प्रति इकाई को हम क्या कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। इसे वैद्युत क्षेत्र तीव्रता भी कहते हैं। नाम क्या बनता है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है? फोर्स पर यूनिट चार्ज होती है। फोर्स की इकाई क्या होती है? न्यूटन। और चार्ज की इकाई क्या होती है? कूलम। तो न्यूटन प्रति कूलम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? न्यूटन प्रति कूलम। तो ये न्यूटन गुणा है बच्चों, ऊपर वाला न्यूटन गुणा कूलम है ये, और ये न्यूटन प्रति कूलम है। तो आपका जो इकाई मात्रक है वो यहाँ पे क्या है? न्यूटन प्रति कूलम है। न्यूटन प्रति कूलम होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक। क्लियर? चलिए, विद्युत विभव का मात्रक वोल्ट है, तो यह तुल्य है किसके? तो आपके पास बता देता हूँ, वोल्ट जो होती है उसको डिनोट करते हैं V से। और वैसे हम पोटेंशियल विद्युत विभव को किससे डिनोट करते हैं? V से। V क्या होता है? वर्क डन पर यूनिट चार्ज, यानी आपका पर यूनिट चार्ज लिया जाता है। यानी विभव जो होता है वो किया गया कार्य प्रति इकाई आवेश के लिए होता है, यानी वर्क डन पर यूनिट चार्ज होता है। तो आप इसमें यूनिट बना सकते हो। V की इकाई क्या है? वोल्ट। तो अब वो किसके समतुल्य है? तो ऊपर कार्य है और नीचे आवेश है। कार्य की इकाई क्या होती है? जूल। और आपके पास आवेश की इकाई क्या होती है? कूलम। तो जूल प्रति कूलम आपका इकाई मात्रक होगा। ये आपका आंसर है। जूल प्रति कूलम किसके समतुल्य है? वोल्ट के समतुल्य है। चलिए, नायलॉन 66 है। नायलॉन 66 बनाया किससे जाता है? नायलॉन 66 का मतलब क्या है और नायलॉन नाम क्यों पड़ा? तो नायलॉन जो नाम पड़ा है वो, ये नायलॉन नाम दो देश के शहर हैं बड़े, और जो दोनों राजधानी आती है। एक आपके पास, वैसे राजधानी नहीं कह सकते, ये शहर ही है न्यूयॉर्क। तो न्यूयॉर्क आपका नाई से बनता है, इससे बनता है आपका लंदन। तो LON से लंदन और न्यूयॉर्क NY से, तो दो शहरों के नाम जोड़कर इस यौगिक का नाम रखा गया। और इस 66 का मतलब होता है बच्चों, इसमें जो दो एकलक इकाइयाँ यूज होती है, मोनोमर यूनिट यूज होती है, उन दोनों में कार्बन की संख्या 6 होती है। उन दोनों इकाइयों में कार्बन की संख्या कितनी होती है? 6, इसलिए इसका नाम रखा 66। एक और मीनिंग है इसका, वो आपको याद रखना है। अब वो कार्बन एकलक इकाइयाँ होती क्या है? तो एक होती है आपके पास एडिपिक अम्ल,
एक तो यूज किया जाता है एडिपिक एसिड, यानी एडिपिक अम्ल का प्रयोग होता है। एडिपिक अम्ल होता क्या है, ये होता है COOH और बीच में कार्बन रखे जाते हैं 4, CH2 4 होता है, फिर इसके आगे COOH, तो ये होता है आपका एडिपिक अम्ल। तो एडिपिक अम्ल होता है हमारे पास, पूरा नाम IUPAC लिखें तो हेक्सा और 1 और 6 पे डाइओइक एसिड होता है, तो हेक्सेन 1,2,1,6 डाइओइक एसिड। और दूसरी जो एकलक इकाई होती है उसका नाम होता है हेक्सामिथाइलिन, हेक्सामिथाइलिन डाईअमाइन, हेक्सामिथाइलिन डाईअमाइन बोला जाता है बच्चों किसको, जो दूसरी एकलक इकाई होती है। इसका सूत्र क्या होता है वो और लिख देता हूँ। डाईअमाइन का मतलब होता है NH2, बीच में 6 कार्बन मौजूद होंगे ऐसे, और यहाँ पे फिर से NH2 लिखा मिलेगा, ऐसे होगा। ये आपकी इकाई होती है किसकी, नायलॉन 6,6 को बनाने के लिए पहली एडिपिक एसिड थी, दूसरी हेक्सामिथाइलिन डाईअमाइन थी। तो चलिए आपके पास यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा है वो ये है कि हेक्सामिथाइलिन जो नायलॉन 6,6 है वो आपके पास कैसा है, वो पॉलीअमाइड है, यानी नायलॉन 6,6 और नायलॉन 6 दोनों के दोनों आपको क्या याद रखना है, नायलॉन 6,6 और नायलॉन 6 दोनों के दोनों आपके क्या हैं, पॉलीअमाइड हैं। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एंजाइम जो मोनोसेक्राइड से अल्कोहल बनाने में सहायता करता है, तो जो एंजाइम मोनोसेक्राइड का अर्थ होता है ग्लूकोज, ग्लूकोज को अल्कोहल में, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज को अल्कोहल में बदल देगा, वो आपके पास कौन सा होता है, जाइमेज। तो जाइमेज आपका क्या काम करता है, जाइमेज मोनोसेक्राइड जैसे ग्लूकोज और फ्रुक्टोज को किस में बदल सकता है, अल्कोहल में बदलने का काम करता है। तो वो एंजाइम है कौन सा, वो हमारे पास क्या है, जाइमेज। लैक्टोज शर्करा को कौन बदलता है, लैक्टेज, ठीक है। और आपके पास माल्टोज को कौन बदलता है, डाइस्टेज। और एमाइलेज किसका काम करता है, एमाइलेज आपके पास स्टार्च से किस में कन्वर्जन करता है, माल्टोज में, तो एमाइलेज वहाँ पे कार्य करता है। और दूसरा लैक्टेज, लैक्टोज शर्करा का कन्वर्जन करता है, और डाइस्टेज आपका माल्टोज को ग्लूकोज में लेके जाता है। इन्वर्टेज क्या काम करता है, चीनी से ग्लूकोज और फ्रुक्टोज बनाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये थे बच्चों आज की वीडियो के हमारे बेस्ट क्वेश्चन। कैसे लगे लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।